हमारे प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर एक विज़र्ड है जिसका नाम केलेब है, और जैसे ही उसने विजडम में 10 पॉइंट्स डालकर गेम स्टार्ट किया, मॉनिटर फ्लैश हुआ और सब कुछ गायब हो गया। कोई मुझे झिंझोरो, कमीने आदमी, जिंदा हो जाओ। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज है, ये बंदा क्या बोल रहा है? रुको, मैं तो घर पे गेम खेल रहा था। एक मिनट, क्या मैं लेट गया था और सो गया? वो हंस रहा है, मजे कर रहा है, सोच रहा है ये कोई कूल सपना है, जबकि वो बंदा उसे जमीन पर परेशान ना करने को बोल रहा है। फिर वो ये कहते हुए चला जाता है, खैर तुम जल्द ही बेवकूफ़ों की तरह मरने वाले हो, तो शायद पागलपन ही बेहतर है। हालांकि अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज है। अगर ये सपना है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? और यार ये भीड़ कैसी है? और यहाँ सब कुछ इतना असली क्यों लग रहा है? फिर वो मूँछों वाला आदमी कहता है, यहाँ सबको उनकी वॉन्ड्स मिल चुकी हैं, और तुम लोग जो जुर्म करके गुलाम बनाए हो, ये लैबिरिंथ तुम्हारी ज़िंदगी बदलने का आखिरी मौका है। अगर तुम जिंदा बच गए और बाहर आ गए तो तुम लैब्रिंथ से कमाए पैसों से गुलामी से आज़ाद हो सकते हो। तो अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने का ये एकलौता मौका है। हमारा फरी कॉलर वाला बंदा डरा हुआ है। रुको, मैजिक यूनिवर्सिटी? ये लैब्रिंथ क्या चीज़ है? और यहाँ की चीज़ें मुझे उस गेम की याद क्यों दिला रही हैं? इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो लोग पहले ही एक ग्रुप को अंदर भेज रहे हैं और हम फैंटास्टिक फोर के साथ डंजन के अंदर हैं। इधर उधर देखते हुए साफ है कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा है। कम से कम उसे ये पता है कि उसका कैरेक्टर वही केलेब है जो उसने बनाया था। और अगर ये वाकई उस गेम वाला लैबिरिंथ है तो यहाँ मिलने वाली क्रीचर से निपटना आसान नहीं होगा। पहले सिचुएशन को देखना अच्छा होगा, अपना और अपने दोस्तों का स्टेटस समझना। लेकिन पीछे देखने पर वो बंदा सबको बोल रहा है, परेशान मत हो, सब ठीक है। बंदा शॉक में है, पागलों की तरह चीख रहा है कि वो सब मरने वाले हैं। केलेब को रियलाइज होता है कि वो पक्का पागलों के ग्रुप में फंस गया है। वो लोग सर जमीन पर रखकर छुपे हुए हैं। वो कहता है, अरे गाइज, खुदा के लिए शांत हो जाओ, हमें जिंदा रहना है ना, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हालांकि वो मोटा वाला पहले ही मदद मांगते हुए बुरी तरह भाग गया, कहते हुए कि उसे अभी यहाँ से निकालो। केलेब जानता है कि अभी सबसे बुरी चीज आसपास के क्रीचर्स का ध्यान खींचना है, लेकिन तभी मांस के फटने की आवाज आई। वो मोटा वाला सीख पर लटके सुअर की तरह बन गया। गॉब्लिन वाह लाल टपका रहा है, जबकि दूसरा रो रहा है और हाथ उठाकर बोल रहा है कि सब वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। ब्लॉन्ड एल्फ कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसके बगल वाले बंदे के सर में भाला लगता है। यार, पीछे वो दो कमीने घूर रहे हैं, जबकि वो लड़की रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। केलेब नोटिस करता है कि 1 सेकंड में बस वो दोनों बचे हैं, और मसला ये है कि गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। इस रफ्तार से वो संभाल नहीं पाएगा और क्रीचर्स उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए कूदते हैं। ब्लेड उसकी गर्दन पर लगने ही वाली है। उसे यकीन है कि वो मरने वाला है। तभी वो जाहिर होता है। स्पेशल आवरग्लास एबिलिटी टर्न वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है। वक्त 60 सेकंड्स के लिए एक टर्न के लिए रुक जाता है, और उसके पास 4 एक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली इमरजेंसीज में एक्टिवेट होते हैं। वो बिना समझे उस चीज को घूर रहा है जब सिस्टम कहता है कि ये उसका टर्न है, और वक्त शुरू हो जाता है। हवा में लटकी स्क्रीन को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, जब अचानक वो नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स हवा में ही जम गए हैं। वो वहां हैं। रुको, वक्त रुक गया। ये टर्न आवरग्लास चीज क्या है? वो ब्लॉन्ड भी नहीं हिल रहे, जबकि केलेब नोटिस करता है कि शायद ये उसकी एबिलिटी है। जहां ब्लेड रुका था वहां देखकर उसे रियलाइज होता है कि पहली चीज जो उसे करनी होगी वो है वॉन्ड उठाकर उस हमले को रोकना जो उसके कंधे पर लगने वाला था। ऐसा करने का सोचते ही एक एक्शन पॉइंट कम हो जाता है। सिर्फ 3 बचने पर उसे लगता है कि डिफेंड करना और अटैक करना सब एक साथ मुश्किल होगा। जब वो आ भरता है, वो सोचता है, हाय ना, अगर कोई हिल नहीं सकता तो वो सांस कैसे ले सकता है? वो बोल भी सकता था और पॉइंट्स भी नहीं कटाए। फिर उसे याद आता है कि गेम में एक्शंस की सीक्वेंस वाली स्क्रीन होती थी, और वो धीरे धीरे एक प्लान बनाता है। वो अपना जिस्म हिलाने के लिए एक और एक्शन खर्च करता है, दूसरा डिफेंड करने के लिए, जबकि वो राइट वाले गॉब्लिन पर निशाना लगाता है। और फिर वो आखिरी वाले पर पहुंचता है जब 4 सेकंड बचे हैं और सारे पॉइंट्स यूज हो गए। वो चिल्लाता है, फायर बॉल। उसी वक्त आवरग्लास खत्म हो जाता है। वो कॉलर से गॉब्लिन के हमले को डिफेंड कर लेता है, जबकि वॉन्ड से लेफ्ट और राइट वाले पर निशाना लगाता है, एक बराज बनाता है और दोनों को साइड में उड़ा देता है। एल्फ वहां है, समझ नहीं पा रही, जबकि कॉरिडोर गायब हो गया। केलेब शॉक में है। वो मरते मरते बचा, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो उन लोगों की तरह नहीं मरना चाहता जो बिना कुछ किए चले गए।
उसे पक्का नहीं पता कि ये क्यों एक्टिवेट हुआ, लेकिन साफ तौर पर चीज़ें गेम जैसे ही थीं और कम से कम वॉरलॉक क्लास के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब बुरी बात यह है कि उन्हें बाहर का रास्ता ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। वो वहां पड़ी बॉडी को देखता है और सोचता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ नए साथी ढूंढना है। फिर साइड में देखता है और वो ब्लॉन्ड शॉक में है। वो पूछता है कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है और वो बताती है कि ये कोई बिजली वाली चीज़ है, लेकिन उसने कभी यूज़ नहीं किया। वो सोचता है कि कुछ ना होने से तो ये बेहतर है। फिर वो कहता है, खैर अगर तुमने इसे कभी यूज़ नहीं किया तब भी तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आए तो हिचकिचाना मत और वो चीज़ फेंक देना। वो कहती है, ओ ठीक है, जैसे उसे पता ना हो कैसे। फिर वो उन्हें एग्जिट गेट ढूंढने को कहता है, जबकि सोचता है कि पता नहीं किसी डेवलपर ने या किसी भगवान ने उसे इस मुसीबत में डाला है। हालांकि वो गारंटी देता है कि वो इस लैबिरिंथ से जिंदा बचेगा। अगला चैप्टर बताता है कि कुछ साल पहले लैबिरिंथ पोर्टल्स के साथ जाहिर हुआ और मॉन्स्टर्स धरती पर आ गिरे। इस वजह से अनगिनत एडवेंचरर्स और विजर्ड्स मर गए। उनसे लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन किया जाने लगा और गुलामों को इन लैबिरिंथ्स में फेंकना एक सॉल्यूशन है। कम से कम केलेब कहानी के बारे में यही जानता है। उसे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, इसलिए सावधान रहना उसके लिए अच्छा है। वो ट्रॉमेटाइज्ड ब्लॉन्ड, जिसके चेहरे पर हमेशा डर रहता है, अपना नाम यूरिनल बताती है। वो जवाब देता है कि वो केलेब है और आगे बढ़ जाता है, जबकि वो वहाँ बातें करना चाहती है, कहते हुए कि केलेब अचानक शांत और चुप हो गया है। वहाँ जाते हुए रास्ते में वो सबके साथ बहुत बात करता है। ये उसे हैरान करता है, मतलब बॉडी लेने से पहले उसके साथ कोई था, जो बहुत खतरनाक है क्योंकि उन्हें पता चल सकता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा। यूरिनल फिर उससे बताती है कि वो फेरी फॉरेस्ट में रहती थी, जो एक मिशन शॉप लगती थी, लेकिन वो ड्रग ट्रैफिकिंग सर्विस थी। बदकिस्मती से उन्होंने उसे फंसा दिया और पैसे ना दे पाने की वजह से वो गुलाम बन गई। केलेब को रियलाइज़ होता है कि वो डर की वजह से बोलना बंद नहीं कर रही, लेकिन जल्द ही मुड़ता है। ओ यूरिनल, चुप हो जाओ, लानत है। बेचारी डर गई, लेकिन असल में उसके पाँव को देखो, उसने ट्रैप पर पैर रख दिया। आर ग्लास एक्टिवेट होता है कहते हुए कि ये उसका टर्न है। 59 सेकेंड्स। वो सोच रहा है कि उसने ट्रैप पर पैर रखा, लेकिन जहां तक मैंने देखा वो लड़की थी। कम से कम वो जानता है कि उसे शांत रहना है और दीवारों पर नजर रखनी है, क्योंकि आमतौर पर ये ट्रैप्स वहीं से आते हैं। यूरिनल के पास कोई सुराख नहीं है, उसे अपनी तरफ भी देखने की जरूरत थी, तो वो सर घुमाने के लिए एक एक्शन पॉइंट खर्च करता है। कोई सुराख भी नहीं। छत देखने के लिए एक और एक्शन पॉइंट, और वहां भी कुछ नहीं। तो ये सिर्फ फर्श का ट्रैप हो सकता है। ये जरूर वो कांटे होंगे जो ऊपर आते हैं और पैर में दर्दनाक चुभ जाते हैं। ये कीलो वाला बॉम्ब भी हो सकता है, जो दोनों के लिए बुरा होगा। दोनों पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। खुदा मेरे, ये गैस ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन क्या बेकार बिगिनर डंजन है। और आखिर में ये पुराना गड्ढे वाला ट्रैप भी हो सकता है। हालांकि वो जानता है, जब उसने नीचे देखा, उसने देखा कि यूरिनल ने ही इसे एक्टिवेट किया था। इसका मतलब है कि जो भी होगा वो दोनों पर असर करेगा, और ये पैर में लगने वाला कांटा नहीं हो सकता। मसला ये है कि 7, 6, 3 सेकंड है। उसे लगता है कि इस सबसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो आखिरी एक्शन पॉइंट यूज करता है, अपना पैर ट्रैप के पैर पर रखने के लिए। फिर टर्न खत्म हो जाता है। यूरिनल किसी बेवकूफ़ की तरह लड़खड़ा जाती है। वहां पूरी तरह मुड़ जाती है, आधी गिरी हुई, और मुड़कर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। केलब फिर वॉर्न करता है, तुमने ट्रैप पर पैर रख दिया है, क्योंकि ये मेरे पैर हटाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने इस पर पैर रख दिया ताकि ये एक्टिवेट ना हो। वो पूरी मुड़ी हुई है, लेकिन अब क्या? माफ़ करना, लेकिन हम क्या करें? वो पूछता है कि क्या उसे वो ऑक्स याद हैं जो उन्होंने मारे थे, और उसे वो छोटी चीज़ लाने को कहता है। वो कहती है ठीक है, और भागती हुई जाती है। मकसद ये था कि ट्रैप को रोकने के लिए कोई और चीज़ रखी जाए। छोटी लड़की, तुम होशियार हो, है ना? मुझे मेरा लड़का पसंद आ रहा है। 200 IQ स्ट्रॉन्ग है, या शायद नहीं, क्योंकि 30 मिनट बाद यूरिनल का कोई नामो निशान नहीं। और वो सोचता है कि क्या उसने किसी और ट्रैप पर पैर रख दिया या किसी मॉन्स्टर से टकरा गई। सच में बेहतर होता अगर वो खुदगर्ज बनता और बस आगे भाग जाता और उसे अकेले मरने देता। लेकिन ड्रामा के बीच में कोई कॉरिडोर के आखिर से आवाज़ देता है, और ये वो है जो एक बड़ा बैरल ला रही है, कहते हुए कि ये बहुत भारी था, इसीलिए उसे इतनी देर लग गई। केलब उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे वहां रखने को कहता है जहां वो अभी है। फिर वो बैरल से थोड़ा दूर होकर वॉन्ड निकालता है और फैसला करता है कि उस ट्रैप को एक्टिवेट करना बेहतर है, ताकि आसपास के दूसरे ट्रैप्स भी साथ में एक्टिवेट हो जाएं। वो बैरल को हिलाता है और पूरे कॉरिडोर में धमाका एक्टिवेट हो जाता है, और इसके साथ मसला हल हो गया। ये वाकई कीलो वाला ट्रैप था और वो हर जगह फैल गया।
किस्मत से वो आवाग्लास की वजह से बचने में कामयाब रहा। जगह खतरनाक है, लेकिन उसे पक्का उम्मीद है। आवरग्लास के साथ वो हमेशा पहल कर सकता है, लेकिन पहले उसे कंफर्म करना है कि क्या वो इस चीज़ को जब चाहे यूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो ये भी देखना चाहता है कि क्या वो एक्शन पॉइंट्स यूज़ करके जादू कर सकता है। ठीक उसी वक्त सामने एक छोटा सा हरा पेड़ दिखाई देता है। वो कहता है कि ये परफेक्ट मोमेंट है। गॉब्लिन्स में से एक ने बो पकड़ा हुआ है और वो फायरबॉल कास्ट करना शुरू करता है। जाहिर है हम आवरग्लास में हैं, क्योंकि एक एक्शन पॉइंट पहले ही चला गया है। वो फायरबॉल फेंकने वाला होता है जब उसे रियलाइज होता है कि किसी भी तरह का स्पेल कास्ट करने में हमेशा एक एक्शन पॉइंट लगता है। यार उसने 2 पॉइंट्स खर्च किए, 2 फायरबॉल्स बनाए, टर्न खत्म हुआ और जाहिर है 2 3 4 कौन जाने कितने। बेचारा गॉब्लिन बिना कुछ किए टुकड़ों में बट गया। क्या बात है, ओवर पावर्ड। ब्लॉन्ड शॉक में है जबकि उसे रियलाइज हुआ कि दुश्मनों के कुछ करने से पहले वो 4 फायरबॉल्स कास्ट कर सकता है। यूरिनल कमेंट करती है, केलिब तुम चीटर हो, तुम्हारे पास अल्ट्रा फास्ट कास्टिंग है, कोई एनिमेशन नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई सर्कल नहीं, कुछ नहीं। जबकि वो एक बेचारी है जो मुश्किल से बेकार थंडर यूज कर पाती है। उसे परवाह नहीं, बस चला जाता है जबकि वो रोती रहती है, माफी मांगती है कि वो कितनी बेकार है। केलिब उसे देखता है सोचते हुए, खैर एक एल्फ को वॉरियर या मेज नहीं चुनना चाहिए। फिर वो सवाल करता है, ओ यूरिनल तुम कितने मीटर कूद सकती हो? वो रुककर सोचती है और कहती है कि जंगल में कम से कम 4 मीटर। यार ये तो लंबी छलांग है। वो पहले से जानता है कि 4 मीटर का मतलब कम से कम 5 एजिलिटी पॉइंट्स हैं। फिर वो उस मरे हुए गॉब्लिन का बो लेता है और परफेक्ट कॉम्बो बनाता है, एक ब्लॉन्ड एल्फ बो के साथ, उतना ही क्लासिक जितना हथौड़े के साथ एक ड्वार्फ। वो वहां तार खींच रही है, कहते हुए कि उसने जंगल में पहले भी कुछ तीर चलाए हैं और शायद वो ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। वो लालची कमर पर नजर डालता है और कहता है कि अब से वो पीछे रहेगी, जबकि वो उसकी वॉन्ड रखने वाला है। आखिर में उस कमीने में सबसे चुराई हुई 4 वॉन्ड्स रखी हैं, लेकिन वो खुश है। लेकिन फिर वो नुकीले कानों वाली कुछ सुनती है और फौरन वॉर्न करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट मुड़ता है और कॉरिडोर के आखिर में कुछ नोटिस नहीं करता। वो कहने ही वाला होता है कि कोई नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो गारंटी देती है कि उसने उस दिशा से कुछ आते हुए सुना। फिर उसे गेम से कुछ याद आता है। उसे आंखें बंद करने को कहता है और गिनने को कहता है कि उसके सामने कितने पत्थर हैं। वो समझ नहीं पा रही, लेकिन कहती है ठीक है, और इसके साथ वो कॉन्सेंट्रेट करती है और कहती है कि 1 कदम दूर कम से कम 3 पत्थर हैं। उस वक्त केलेब को यकीन हो जाता है कि उसके पास साउंड मैप एबिलिटी है, बिल्कुल गेम की तरह, जो उसे सिर्फ आवाज़ के जरिए चीज़ों का पता लगाने देती है। ये साफ जाहिर है। उस वक्त वो पूछता है, तो कितने लोग आ रहे हैं? और वो कहती है 4, और वो भाग रहे हैं। केलेब पहले से जानता है वो क्यों भाग रहे हैं, ये जानना मुमकिन नहीं है, लेकिन पूरी टीम का सामना करना सबसे बुरी चीज़ होगी। तो अब वो लोग भी भागने वाले हैं। वो रैंडम तालाब के पास से गुजरते हैं और एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। दोनों घबराए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जबकि उन्हें कदमों की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती सुनाई देती है। तभी अचानक केलेब सबके सामने कूदता है, वॉर्न निकालता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। और शील्ड के पीछे वाला बंदा पहले ही उसे रास्ते से हटने और एल्फ को हवाले करने को कहता है। जाहिर है वो लोग झील के ऊपर हैं जब वो उसे ये करने को बोल रहे हैं। बंदा शील्ड की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे एक आइटम मिला है जिसमें कोई जादू नहीं घुस सकता, ये तीर भी कुछ नहीं करेंगे, तो बेहतर यही है कि वो इस एल्फ को हवाले कर दे, इससे पहले कि वो लड़ाई शुरू करें और वो उसके लिए मारा जाए। वो लड़के को टीम ज्वाइन करने और आसानी से जिंदा रहने का मौका भी दे सकते हैं, शक्ल देखकर लगता है। वो क्या चाहता है ये साफ जाहिर है ना गाइस? 1 ग्लास पानी, बंदा प्यासा है। अरे उसे वहां झुकने दो, नदी से थोड़ा पानी पीने दो। बेचारी यूरिनल अब शॉक में है, सोच रही है कि वो बेची जाएगी। हालांकि केलेब ऐसा नहीं सोचता। उन लोगों के मुकाबले इसके साथ ज्यादा महफूज रहेगा, क्योंकि कम से कम यूरिल के साथ वो चैन से सो सकता है। शरारती। जबकि इन कमीनों के साथ यार रिस्क बहुत हाई है। अरे वही कहानी जैसा बारबेरियन के तौर पर सर्वाइव करना याद है? उसमें भी एक ब्लॉन्ड थी जो काफ़ी सेहतमंद थी। ये गुफा की एल्फ जाहिर है अच्छी खासी होती हैं। केलेब उसे कह रहा है कि अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ, और यूरिनल मुस्कुराती है, ये देखकर कि उसे धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन वो बंदा पूछता है कि क्या वो वाकई मजाक कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट वॉर्न करता है कि वो सीरियस है और वही लोग आखिर में मरेंगे। गंजा बंदा शक्ल बदलता है और कहता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, और अपने दोस्त को मारने का बोल देता है। ऊप्स, लेकिन जरा सब्र करो यार। लड़के का आर ग्लास एक्टिवेट हो गया। घड़ी रुक जाती है और प्रोटैगनिस्ट कहता है वो साफ तौर पर मौका देना चाहता था।
वो भले ही 2 वॉन्ड्स पकड़े बेवकूफ़ लग रहा हो, लेकिन घरती उन्होंने की है उसके सामने रुककर। उनके पैरों के नीचे पानी में बिजली है, वो पहले थंडर स्पेल यूज़ कर सकता है। अगर कोई और सिचुएशन होती तो सिर्फ एक बंदा निशाना बनता, लेकिन क्योंकि इस पानी में 3 हैं, हालात बदल गए और पहला एक्शन पॉइंट खर्च हो गया। बिजली दौड़ने लगती है और उसी पल वो एक और पॉइंट खर्च करता है, ये कहते हुए कि जैसे ही उन्हें करंट लगेगा शील्ड्स गिर जाएंगी और तभी हर किसी के मुंह पर बॉल लगेगी। एक और फायरबॉल कास्ट होती है, फिर गंजे की तरफ। आखिरी पॉइंट भी खत्म। उसके सारे एक्शंस यूज हो गए, उसका टर्न खत्म हुआ और यार वो बेचारे लोगों ने पलकें झपकाईं और अब वहां 2 फायरबॉल्स हैं। एक लाइटनिंग बोल्ट सबके जूतों पर लगती है और वो तड़पते हैं। बंदा थूकता है, हथियार जमीन पर गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बड़ी बॉल आ रही है। नीचे भी धमाका होता है, धुआं उठ रहा है। इसके साथ वो दूसरी फायरबॉल नहीं देख सकता जो उसके बीच में से आ रही है। सीधा मुंह के बीच में लगती है, सबको उड़ा देती है। आह, उस जीनियस प्रोटैगनिस्ट को देखो, उसने धुआं इसीलिए उठाया क्योंकि वो एल्फ है, तो बिना कुछ देखे भी वो निशाना लगा सकती है और सटीक तीर मार सकती है। फिर वो उसे हमला जारी रखने और धुएं का फायदा उठाने को कहता है। उसका जादू अभी कूलडाउन पर था, इसलिए वो चाहता है कि कम से कम उसने एक को गिरा दिया हो। गंजे ने मुंह के बीच में फायरबॉल खाई थी, तो कम से कम वो तो गिर गया होगा। वक्त गुजर रहा है, वो लोग वहां तड़प रहे हैं और कूलडाउन 2 सेकंड्स पर है। वाह, ये इतना छोटा नहीं है, है ना? वो उसे तीर चलाते रहने को कहता है, लेकिन तभी वो कहती है, सब पहले ही मर चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट हैरान है, लेकिन तुमने सिर्फ 2 तीर चलाए, 3 लोग कैसे मरे जबकि सिर्फ एक को फायरबॉल लगी थी? जब धुआं चढ़ता है वहां एक के दिल में तीर है और दूसरा उसने एक की गर्दन में मारा, जो आर पार होकर दूसरे के गले के बीच में लगा। यार, खतरनाक लड़की है ना? वो सिर्फ बेरहम ही नहीं थी, बल्कि उसका निशाना भी पक्का है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है। ये 2 तीरों से ट्रिपल किल था और वो उसकी तारीफ करता है कि वो वाकई एक एल्फ है। फिर गंजा वहां खांसता है, जागता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसका हाथ अब नहीं रहा। केलेब को हंसी आती है कि वो जिंदा है, जबकि गंजा जानना चाहता है कि वो आखिर है क्या। कोई बिना किसी मंत्र के इतने स्पेल्स कैसे कास्ट कर सकता है? जिस तरह का टैलेंट उसके पास है, वो ऐसी जगह क्यों होगा? मुझे गंजे की बात माननी पड़ेगी। ये नहीं कि वो सही है और अच्छा इंसान है, लेकिन वो कहता है ये दुनिया बहुत नाइंसाफ है। सच में वो उस विज़र्ड से टकरा गया जो वक्त रोकता है और एक साथ 4 एबिलिटीज कास्ट करता है। ओह, प्रोटैगनिस्ट कहता है, नाइंसाफी, मेरे साथ ही मत करो कमीने। तुम खुद यहाँ इस सिचुएशन में घुसने आए थे। गंजा रोते हुए हालांकि कहता है, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ रहना चूज करते हैं। उसे निकाल दिया गया और गुलाम बनाया गया क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल टैलेंट नहीं था। अगर उसके पास इस लड़के का आधा भी टैलेंट होता तो उसे ऐसे नहीं जीना पड़ता। जिंदगी बोझ थी और वो मर गया। गंजा तरस के लायक नहीं है, लेकिन उसकी बात में दम है। सच में यहाँ चीजें नाइंसाफ हैं दोस्तों। फिर वो हॉट तीर वाली एल्फ माफी मांगती है, कहते हुए कि उसने सबको मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक अभी भी अधमरा रह गया। सोचा जाए तो सिर्फ वही जिंदा बचा जिसे फायरबॉल लगी थी, है ना? उसके वालय तो हिले ही नहीं। वो हालांकि ज्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या वाकई पहली बार उसने लड़ाई में किसी को मारा है। इस लड़की की शक्ल थोड़ी लूनी टून्स जैसी पागल है और मुझे लगने लगा है कि वो दूसरी चीजों में भी खतरनाक हो सकती है। तो मेरे लड़के केलेब, बेहतर होगा तुम सावधान रहो। वो कहती है, हाँ, ये पहली बार है जब उसने किसी को तीर मारा है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि ये भी पहली बार है जब उसने किसी को मारने के इरादे से मैजिक यूज किया, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए था। वो शांत होता है और कहता है कि वो चेक करेंगे उन लोगों के पास क्या था, लेकिन साथ ही वो समझने की कोशिश कर रहा है कि 4 लोगों को मारने के बाद वो इतना शांत क्यों है। अगर ये असली दुनिया होती तो वो घबरा रहा होता, लेकिन वो अजीब तरह से शांत है। उस वक्त जब गॉब्लिन्स हमला करने आए थे, उसे यकीन था कि वो मरने वाला है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। किसी तरह इस छोटे से वक्त में वो जहनी तौर पर मजबूत हो गया है। इनकार ना करने वाली बात ये थी कि जलते हुए मांस और खून की भूख मिर्च बहुत बुरा था। वो वहां हाथ के उल्टे हिस्से से देख रहा है जब ओरिजिनल बैकपैक लाती है और कहती है कि उनके पास काफ़ी सामान लगता है। अंदर देखने पर एक छोटी किताब, एक पैन जो ब्रेड जैसा लगता है, एक चाकू, रस्सी और यहाँ तक कि अभिसिन नाम के इंसान का खत है, जो लैब्रिंथ का मास्टर है या कोई औरत, कौन जाने। जिस बात का उन्हें यकीन है वो ये कि ये वो नहीं है जिनका उन्होंने सामना किया।
ये कोई और प्लेयर है जिसे छोड़ दिया गया और इस जगह मार दिया गया। उससे साफ होता जा रहा है कि इस लैब्रिंथ में मरना जितना लगता है उससे ज़्यादा आसान है। और ये भी कि उन लोगों का ग्रुप भी अजीब तरह से ऑर्गेनाइज लग रहा था। उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, टैंक आगे, मेज पीछे। और अगर केलेब की स्किल्स ना होती तो जीतने का कोई रास्ता नहीं था। अगर हालात उल्टे होते तो वो इन लोगों को हरा नहीं पाता, वो उसी तरह मर जाता। अगर आवाग्लास ना होता तो वो पहले ही मर चुका होता, ये पक्का है। और सिर्फ इस ताकत और किस्मत पर भरोसा करके वो अपनी बाकी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वाह, लड़के में बदलाव काफी तेजी से आ रहा है ना? मुझे लगा था वो बस आवाग्लास का यूज करता रहेगा, जो शायद वो करेगा भी, लेकिन कम से कम वो थोड़ा खुद मुख्तार बनने की कोशिश कर रहा है। वो उराल को कहता है कि अब उनके आने का वक्त हो गया है, जानते हुए कि उसे एक पक्की स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसी जो स्किल्स या किसी अनजानी चीज पर डिपेंड ना करे। आखिरकार उसकी जिंदगी सबसे कीमती चीज है जो उसके पास है, और वो नोटिस कर रहा है कि साफ तौर पर ये गेम ऐसी नहीं लगती जिससे वो जाग पाएगा। अगर ये उसकी नई हकीकत है तो उसे जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना होगा। एल्फ हाँप रही है। हम कभी ना खत्म होने वाले कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं। वाह, सच में कभी ना खत्म होने वाला। वो लगातार 12 घंटों से सफर कर रहे हैं। उन्होंने कई गॉब्लिन्स का सामना किया तो उसका थकना कुदरती है। जिस पल वो ब्रेक लेने का बोलता है वो फौरन खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो आखिरकार थोड़ी देर रुक सकते हैं। वो आग जलाती है, जमीन पर बैठती है और ब्रेड का छोटा टुकड़ा लेती है। यूरिनर केलेब को बुलाती है और आज 2 बार उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। वो जवाब देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने भी मेहनत की। वो जवाब देती है कि वो जानती है, लेकिन वो मिसाल के तौर पर उन लोगों का ऑफर मान सकता था और ये ज्यादा आसान होता। वो थोड़ी तशन्नुन वाली मुस्कुराहट देता है और कहता है, मैं तुम्हारे जैसे भरोसेमंद साथी को कभी नहीं छोड़ता। वो थोड़ी जज्बाती हो जाती है, लेकिन वो पहले ही लेट जाता है, अलविदा कहते हुए, ये कहते हुए कि वो पहले आराम करेगा। उसी वक्त सिस्टम कहता है कि वो रेस्टिंग स्टेट में चला गया है और लेवल 3 पर पहुंच गया है। वो जाहिर है थोड़ा कंफ्यूज है ना? रुको ज़रा, तुम इस गेम में सिर्फ तब लेवल अप करते हो जब तुम सोते हो। इसके साथ वो 2 और पॉइंट्स डाल सकता है। उसके पास इस वक्त 10+2 हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट उसे मिल रहा है और पहले पॉइंट्स जो उसने खर्च किए थे। उसे याद आता है कि गेम में 13 विजडम के साथ तुम गॉब्लिन शील्ड उड़ा सकते हो, तो वो इसे बढ़ाकर 2 और के साथ 12 कर देता है, जिससे ये 14 हो जाता है। इसके अलावा वो ओरिजिनल के स्टैट्स भी देख सकता था, जो लगता है लेवल 3 पर पहुंच गई है। वो उसका प्रोफाइल खोलता है और देखता है कि उसके पास पहले ही 8 एजिलिटी है। वो ये भी चेक कर सकता है कि उसके पास साउंड मैप है, ताकि वो बिना देखे सिर्फ आवाज से देख सके। प्रोटैगनिस्ट फिर खड़ा होता है ये कहते हुए, खैर जैसा सोचा था, मैं हकीकत में वापस नहीं आया। वो वहां टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है और वो उसे कहता है कि वो अब सोने जा सकती है। वो खुद को गिरा देती है, शुक्रिया अदा करते हुए, जबकि वो शील्ड को दीवार से लगाता है और वो पूछती है कि वो अब क्या करने वाला है। वो बताता है कि बस छोटी सी चेकिंग है। वो वॉन्ड निकालता है, फायरबॉल, शील्ड फट जाती है। वाकई ताकत बढ़ गई थी। और हकीकत यह है कि ये सपना नहीं लगता। यूरिनल कहती है कि वो इम्प्रेस है कि उसने शील्ड उड़ा दी, लेकिन सो जाती है। काफी वक्त गुजर जाता है, आग बुझ जाती है और वो वापस कॉरिडोर्स में है। वो जानना चाहती है कि उन्हें बाहर का रास्ता मिलने में कितना वक्त लगेगा। बदकिस्मती से उन्हें कई 3 रास्तों वाले मोड़ मिल रहे हैं, जिसका मतलब है अब ये किस्मत की बात है, लेकिन वो एक बदकिस्मत इंसान है। सीन हालांकि थोड़ा आगे बढ़ता है और वो डरा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें एग्जिट मिल गया है और सामने लोगों का एक ग्रुप है। उस वक्त वो थोड़ा हिचकिचाता है और यूराल को पीछे रहने को कहता है। उन लोगों के पास काफी अच्छा इक्विपमेंट था और वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ग्रुप लग रहे थे। अचानक ड्वार्फ मुड़ता है। अरे तुम वहां, क्या है? ड्वार्फ, हेलो। गुलामों की टीम को लैबिरिंथ में कब डाला गया था? वो कहती है कल 10 बजे, और वो अपनी दाढ़ी खुजाता है। तो 1.5 दिन। वो काफी अच्छे से सर्वाइव कर गए, यहां तक कि एग्जिट तक जल्दी पहुंच गए। इम्प्रेसिव। एल्फ को पहले ही समझ आ गया है कि वो मैजिक में बेकार है और बो उठा लिया। बेचारी डर जाती है और वो बोलता रहता है। इंसान दूसरी तरफ 2 वॉन्ड्स पकड़े हुए है। तुम्हें अपने मैजिक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा लगता है। केलेब कहता है हाँ। ड्वार्फ कहता है उसे ये जवाब पसंद आया। आजजी बेकार चीज है। क्या किस चांद से लड़के, क्या तुम्हारे पास फायरबॉल वॉन्ड है? प्रोटैगनिस्ट एक बार फिर जवाब देता है कि हाँ, और ड्वार्फ एक जिकल नाम के बंदे से पूछता है कि वो क्या करने वाले हैं। फरी जवाब देता है, मुझे नहीं पता, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। एमा, खैर
अगर वो इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है तो चलो उसे रख लेते हैं। हालांकि ड्वार्फ कहता है ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, आखिरकार वो बस एक गुलाम और मेज है, हम यहाँ किसी से मायूस ही होंगे। जिकल मानता है और कहता है ठीक है, और हम किसे चुनने वाले हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब बेसन का लेवल देखते हुए हम मायूस ही होने वाले हैं। वो नाम सुनकर केलेब को याद आता है कि जो प्लेयर कार्ड उसे मिला था वो इसी शख्स का था। वो फिर पूछता है, क्या इत्तेफाक से तुमने अपना कोई साथी खोया है जो मेज था? डॉफ कहता है, हाँ, हमने उसे पहली मंजिल पर एक काली मक्खी के हाथों खो दिया। वो एक दोस्त था जिसे मैं बहुत पसंद करता था। हालांकि उस लड़ाई में फैसले अजीब थे और अब वो मर चुका है। एमा उसे चुप रहने को कहती है। वो ने अपनी प्रिजर्वेशन पावर यूज की थी, तो वो मरा नहीं है। वो जिंदा हो सकता था अगर वो रेजरेक्शन स्क्रोल लेते। वो वहां बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जबकि केलेब ऑब्जर्व कर रहा है। कम से कम अब उसे यकीन है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ वो एग्जिट है जहां से गुजरना उसे बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाहिर है एक मेज ज़रूरी है, शायद अनडेड नहीं, क्योंकि उनके पास प्रीस्ट है, और वो कर लेते क्योंकि वो आसान होता। किसी भी तरह का ट्रोल, सैलामेंडर, बकरा, ज़्यादा नॉर्मल क्रीचर्स इस कॉम्बिनेशन के साथ ठीक रहते जो उनके पास। हाय, सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें मेज की ज़रूरत होती, वो है कोई उड़ने वाला बॉस। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो ओरियल में दिलचस्पी लेते जो बो यूज़ करती है। सिर्फ एक ही तरह का बॉस है जिसके लिए उन्हें मेज, और वो भी फायरवॉल वाले की ज़रूरत है। और इसके साथ वो पूछता है, क्या इत्तेफाक से इस दरवाजे के पीछे बॉस एक जहरीली मकड़ी है? मुझे अच्छा लगता है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट चीज़ों का पता लगाने के लिए लॉजिक यूज़ करता है ना? पूरा एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये लड़का और वो तीनों वहाँ शॉक में हैं, जानना चाहते हैं कि उसे कैसे पता। ड्वार्फ उसे जवाब देने को कहता है कि उसे कैसे पता और वो लैब्रिंथ के बारे में क्या जानता है, जिस पर केलेब जवाब देता है कि वो थोड़ा बहुत जानता है। वो जानता है कि ये जहरीली मकड़ी एक बॉस है जिसका जहर जानलेवा है। जाहिर है वो मकड़ी वाले काम करती है। वो जाले फेंकती है और अपने टारगेट्स को फंसाती है। मसला ये है कि वो बहुत तेज है। आमतौर पर दरवाजे पहले ही बंद होते हैं और जब तुम जाले में फंस जाते हो सब कुछ जम जाता है। ये लगभग पक्का है कि जो ग्रुप फंस जाता है वो आखिर में मर जाता है। इसका मुकाबला करने का इकलौता रास्ता। इस बॉस को पुराने अच्छे फायर मैजिक से हराया जा सकता है। छत को आग लगाकर तुम बुनियादी तौर पर उसके काफ़ी जालों को ख़त्म कर सकते हो। यही बेसिक स्ट्रैटेजी चाहिए। और प्रोटैगनिस्ट कहता है, इस बॉस को हराने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है। एम्मा चिल्लाती है कि वो मानती है, और जेल भी कहता है कि लगता है लड़का जल्दी समझ गया, तो वही रास्ता है। ड्वार्फ की आंखें चमकती हैं। वो कहता है ठीक है, वो दोनों टेम्परेरीली उनके ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। हालांकि केलेब इनकार करता है और फिर वो लोग हैरान हैं। क्या मतलब? केलेब, तुम इनकार क्यों कर रहे हो? हमें यहाँ से निकलना है। वो फिर समझाता है कि ये बॉस को मारने का अच्छा मौका लगता है, खासकर जब हम आखिरकार इस जगह से निकलने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो उन्होंने हमें नहीं बताई। इस गेट से गुजरने वालों की तादाद 4 है। उनके चेहरे के हाव भाव पहले ही बदल चुके हैं। और वो कहता है कि गेट इस वक्त बहुत अनस्टेबल है और एक वक्त में सिर्फ एक शख्स गुजर सकता है, और जब एक गुजरता है पोर्टल का तबाही का प्रोसेस तेज हो जाता है। ये नीले से हरे, पीले और लाल में बदलता है और गायब हो जाता है। आखिर में लिमिट 4 लोगों की है। उस ग्रुप में सिर्फ एक जगह बची है और वो इस सिचुएशन में ज़रूरी हिस्सा है। दूसरे लफ्ज़ों में, ये लोग जो मांग रहे हैं वो ये है कि उस लड़की को छोड़ दिया जाए। ड्वार्फ हैरान नहीं होता और कहता है, हैरानी की बात है कि तुमने ये भी नोटिस कर लिया है केलेब। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि ये परफेक्ट होता अगर हम दोनों को ले जा सकते। लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है वो एक मेज है। तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने का एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। बस केलेब उनकी मदद करे और एल्फ लड़की चली जाए। उस वक्त ओराल वहाँ कांप रही है, सोच रही है कि वो अब अकेली रह जाएगी। हालांकि अगर मैंने इस जिंदगी में एक चीज़ सीखी है तो वो ये कि प्रोटैगनिस्ट कभी किसी एल्फ को नहीं छोड़ता। केलेब सोचता है ये ऑफर इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये अच्छा हल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस जगह से भाग भी जाऊं, अगर मैं गुलामी से नहीं निकला, तो मुझे फिर से लैबिरिंथ में डाल दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये लोग यहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ ग्रुप बनाएंगे? जाहिर है नहीं, ये देखते हुए कि वो कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं। मैं बस छोड़ दिया जाऊँगा और गुलामों के ग्रुप में डालकर आखिर में यहाँ फेंक दिया जाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि मुझे यूरानल जैसी माहिर साथी मिलने की किस्मत ना हो। और इसके साथ वो कहता है,
मुझे उन्हें बताते हुए अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब शौक हैं जाहिर है, यूरानल भी, जिसके कान लटक गए हैं, वहां हैं और समझ नहीं पा रही। और इसके साथ वो कहता है कि दरअसल वो उन्हें एक सुझाव देना चाहता है। हमें हायर करने के बारे में क्या ख्याल है? ड्वार्फ थोड़ा कंफ्यूज है ना? हायर करना? जरा रुको, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम गेट के लिए मुकाबला नहीं करना चाहते और बदले में पेमेंट चाहते हो। बताओ कितना मांग रहे हो? केलेब कहता है उसे 10,000 गोल्ड चाहिए। जाहिर है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उराल शौक में है। हालांकि वो चीज़ों की कीमत अच्छी तरह जानता है। इस आखिरी दिन में उन्होंने जो कुछ भी लैबिरिंथ में जमा किया है वो कुल मिलाकर 2,000 गोल्ड होगा। दोनों की वैल्यू मिलाकर उसे लगता है कि वो और यूरल मिलकर लगभग 6,000 के बराबर हैं। और इन लोगों के ग्रुप को देखकर वो देखता है कि उन्होंने एक प्रीस्टेस को हायर किया है जो बहुत महंगी है। दूसरे लफ्ज़ों में उनके पास ना सिर्फ काफ़ी पैसा है, बल्कि उन्होंने बहुत कमाया भी होगा। वो भागना चाहते होंगे, खासकर ये देखते हुए कि वो अपने दोस्त एबिसन को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि रूह को महफूज करने वाला जादू हमेशा नहीं रहता, तो उन्हें ज़रूर जल्दी होगी। जीक पीछे से कहता है, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ना? कोई और मैग नहीं है तो इस लड़के को ही होना पड़ेगा। केलेब हालांकि सिर्फ तभी कबूल करना चाहता है अगर प्रीस्टेस कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में कसम खाए। एमा जवाब देती है कि ये ठीक है, वो ना टूटने वाला वादा करेगी। हालांकि डॉर्फ 9,000 ऑफर कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट इसे बढ़ाकर 9,500, 9,300, 9,500 कर देता है। बेचारा डॉर्फ कहता है ये नामुमकिन है, वो तकिए पर सर कैसे रखेगा एक गुलाम के लिए 9,500 देकर। मेज प्रोटैगनिस्ट हालांकि कहता है कि उसे पछतावा नहीं होगा, जबकि ड्वार्फ वहां जानता है कि उसे यकीन है कि वो पछताएगा। एमा उससे कहती है कि जिद्दी बनना बंद करो, क्योंकि उन्हें वहां से जल्द निकलना है। सब दरवाजे के सामने और एमा वादा करना शुरू करती है। ड्वार्फ बर्टनिन, जिकॉल और उसके साथ वो केलेब के ग्रुप अर्नल को 9,500 में हायर करते हैं। इसे पूरा करने की शर्त यह है कि बर्टन का ग्रुप गेट पार कर ले, और अगर कोई ग्रुप मरता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वो दोनों कसम खाते हैं और इसके साथ दरवाज़ा खुल जाता है। अड्डे में दाखिल होने का वक्त था। हम पहले ही अंदर हैं। छत पर जाला है और केलेब नोटिस करता है कि जगह उसकी सोच से ज़्यादा अंधेरी है। कोने से वो इस जगह की न्यूट्रल चीज़ों में से एक को नोटिस करता है जो एक्सप्लोजिव बैरल्स थे, और बर्टन उन्हें ज़मीन पर जालों तो ढेर से सावधान रहने को कह रहा है। इसके अलावा इससे पहले कि बॉस उन पर हमला शुरू करे, केलेब को इन जालों को जलाना शुरू करना है। ड्वार्फ उसे वही करने को बोल रहा है जब अचानक उसके सर के ऊपर से एक वेब स्ट्राइक आती है। लगभग उसके चेहरे पर लगने वाली थी, लेकिन वो उसे काट देता है और मोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उस कमीने केलेब को ऊपर फायरबॉल फेंकने और सब कुछ जलाने को कहता है। छत की तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट बॉस को सबके साथ छेड़खानी करते हुए देखता है। भले ही बॉस ने पहले हमला किया, अब वो सामने है। वो जानता है कि उसके पास ज्यादा मौके नहीं होंगे, तो जब ये मॉन्स्टर हमला कर रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा। इसके साथ वो पुराना अच्छा आवर ग्लास एक्टिवेट होता है। फायरबॉल, फायरबॉल, फायरबॉल और फायरबॉल। वाह! 4 कास्ट्स चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स रीसेट हो गए हैं, और ये आई 3 फायरबॉल्स जो हवा में बॉस को घेर लेती हैं। बेचारी मकड़ी है ना के पास भागने की कोई जगह नहीं है। ऊपर धमाका होता है। उनका ग्रुप थोड़ा कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं रुको जरा, क्या ये सिर्फ मैं हूं या वहां कोई मंत्रस नहीं थे? और 4 फायरबॉल्स कहीं से भी आ गईं। केलेब हालांकि उन्हें होश में आने और फोकस करने को कहता है, क्योंकि मौका आ गया है। इस बॉस के बारे में उसके पास जो तजुर्बा है उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं गवा सकते। जितना मुमकिन हो शुरुआत में वो ओराल को बुलाता है जो एक तीर चलाती है। 2 जब बॉस गिर रहा होता है। 3, 4, 5 मेरे खुदा, उसने पूरी सीक्वेंस चला दी। 3 खोल पर लगे। इसके साथ वो उसे 1 सेकंड रुकने को कहता है जब उसे एहसास होता है कि उसका गॉब्लिन बो इस बॉस के खिलाफ बेकार है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, हर जगह आग उगलता हुआ। वो फौरन एमा से शील्ड स्पेल मांगता है जो कहती है ठीक है, और जाल को कहती है कि जैसे ही मकड़ी हिलना शुरू करे हमला कर दे। बंदा गुस्से में है, कहते हुए कि वो कमीना बिगिनर उस पर हुक्म न चलाए। लेकिन ठीक तभी मकड़ी उठ जाती है और वो आखिरकार बात मान लेता है और हमला करता है। मॉन्स्टर उसे 2 पंजे मारने आता है। वो सामना करता है, एम्बुश जंप एक्टिवेट करता है और सामने की 2 टांगे काट देता है। क्रीचर तड़पती है, सबकी तरफ अपनी पीठ करके गिर जाती है। बर्टन कहता है ये फटने वाली है और पहले ही एमा को लड़के की बात मानने को कहता है।
कॉन्स्टलेशन शील्ड उठाई गई और केलेब को रियलाइज होता है कि कम से कम ड्वार्फ को इस क्रीचर के पैटर्न्स पता है। मसला ये है कि इस जगह सबसे जरूरी चीज जहर के धमाके को रोकने का रास्ता ढूंढना है। इसके साथ वो एक और बैंड निकालता है और पियर्सिंग आइस अटैक यूज करता है, जो सीधा उसके पेट पर लगता है और जमना शुरू हो जाता है। वो फिर एमा को शील्ड हटाने और बर्टन को हमला करने को कहता है। वो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन वो चिल्लाता है, उस कमीने ड्वार्फ को कुछ डैमेज करने को कहता है। बर्टन बहस करना चाहता है, ये कहते हुए ये शील्ड यूज करने का वक्त है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे आगे बढ़ने और बात मानना शुरू करने को कहता है। खुदा के लिए, जबकि वो सोचता है कि गेम में ये कितना आसान होता है। वो कमीने कैरेक्टर्स बात मानते हैं, बस एक क्लिक की बात है। बर्टनॉन आखिरकार ये कहते हुए जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का क्यों हुक्म चलाना चाहता है, लेकिन ठीक है। वो छलांग लगाता है, हम हवा में हैं। वो क्रीचर के सर पर वो सटीक सीधा कट मारता है। हर जगह धुआं, कुल्हाड़ी जहर में नहाई हुई और सब खुशी मना रहे हैं। इस दौरान केलेब वहां थोड़ा हिचकिचा रहा है। जाहिर है इन लोगों को ये भी नहीं पता कि जब जहरीली मकड़ी मारती है तो दूसरा फेस एक्टिवेट होने का चांस होता है। वो लोग हालांकि वहां सब जीत पर बात कर रहे हैं। पहली मंजिल के बॉस के लिए ये उनकी सोच से ज्यादा आसान था। उराल हालांकि पूछती है, तुम वहां छत की तरफ वांड करके क्यों खड़े हो, क्या तुम पागल हो? वो हालांकि उसे ऊपर देखने को कहता है, और जब वो मुड़ती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। दोस्त जानना चाहते हैं कि वो किस लिए चिल्ला रहे हैं, और इसके साथ सबके चेहरे भी बदल जाते हैं। छत पर अंडों का एक अनगिनत फैलाव था। सब शौक में हैं। एमा कहती है, किसी ने वार्न नहीं किया कि फेज 2 भी होगा। बर्टन डरा हुआ है और कहता है कि वो भी पहली बार इससे गुजर रहा है। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट यूराल को बुलाता है और उसे वो बैरल लुढ़काने को कहता है। वो प्यारे से कोने में जाती है और उसकी तरफ फेंकती है। प्रोटैगनिस्ट पहले ही बर्टन को उसे ऊपर फेंकने को कहता है। वो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन केलेब बस उसे बात मानने को कहता है। वो पहले ही एमा को यूराल के तीर पर लाइट वेपन लगाने को कहता है। जाहिर है सब बात मान रहे हैं, और वो पहले ही स्पेल कास्ट करती है और यूराल खींचती है। तीर उसे छत की तरफ चलाती है, अंडों के फैलाव के बीच में लगता है। उस वक्त बर्टन कहता है कि वो अब बिल्कुल साफ देख सकता है, और वो बैरल फेंकता है। जब बैरल सबसे ऊंची जगह पहुंचता है, केलेब आवर-ग्लास फायरबॉल एक्टिवेट करता है, और जाहिर है ये उन्हीं सीक्वेंसेस में से एक होने वाला है। बिल्कुल सही, 4 छत की तरफ। गुफा में एक बार फिर सब कुछ फट जाता है, और अब टीम थोड़ी कंफ्यूज है। रुको जरा, हाई स्पीड एक्टिवेशन के साथ साइलेंट कास्टिंग, और वो भी एक ही वक्त में 4 स्पेल्स। ये अजीब तरह से आसान है। बर्तन पहले ही सोच रहा है, इस लड़के में कुछ अजीब है। वो एक गुलाम है, लेकिन वो टैलेंट बिल्कुल मामूल से हटकर है। ये लड़का कहाँ से आया? और इसके साथ पोर्टल खुल जाता है। केलेब थका हुआ है, कहते हुए, हुफ, आखिरकार खत्म हुआ। वो सोचता है, सच कहूं तो जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस टीम होती है तो ये बहुत आसान होता है। बस थोड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि गेम के उलट मैं बहुत कम चीज़ों को कंट्रोल करता हूं। अचानक जिक गुस्से वाला चेहरा बनाता है और मांग करता है कि लड़का बताए कि वो असल में कौन है। सब हैरान है। वो जानना चाहता है कि ये लड़का कौन है जिसने एक साथ इतनी सारी चीजें कर दिखाई। वो एक कमाल का लड़का है। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये कुछ खास नहीं था, लेकिन वो जिद करते हैं, कहते हुए कि वो उसके एहसानमंद हैं। बर्टन इकरार करता है, यार मैं मुतासिर हूं। ये उस तरह की स्किल नहीं है जो किसी गुलाम के पास होनी चाहिए। यहां आने से पहले तुम इस दुनिया में क्या कर रहे थे? केलेब को याद आता है वो बस एक नर्ड आदमी था, सारा दिन गेम्स खेलता था, और इसके साथ वो कहता है कि वो कभी गुलाम से बढ़कर कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं। ड्वार्फ जवाब देता है, खैर मैं समझता हूं, है ना, हर कोई अपनी कहानी नहीं बताना चाहता। उल फिर कमेंट करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना किसी नुकसान के जीत जाएंगे। बर्टन मानता है, कहते हुए कि उसने तजवीज़ सिर्फ इसलिए कबूल की थी क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों जल्दी मर जाएंगे। जिस पर केलेब जवाब देता है कि बिल्कुल इसलिए क्योंकि उसने सोचा था कि वो ऐसा सोचेंगे, उसने वो कीमत रखी थी। ड्वार्फ कहता है वो होशियार है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। केलेब मानता है और ज़ीको को अजीब लगता है ना? और क्या होना बाकी है? गेट सबके बिल्कुल सामने है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को गांव में पूरा करना है। एमा कहती है, खैर हाँ, ये अजीब सिचुएशन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हमें इसे पूरा करने के लिए पोर्टल से गुजरना होगा। तब तक ये एक तरह से अधूरा है। अर्नल को ये थोड़ा नाइंसाफ लगता है, कहती है, क्या? गेट बिल्कुल वहाँ है।
क्या बस पार करने की बात नहीं है और बस? एमा हालांकि समझती है कि बदकिस्मती से इंसाफ की देवी के लिए किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसा ही पूरा होना चाहिए जैसा लिखा गया है। दूसरे लफ्जों में यूरल और केलब को गेट से गुजरना जरूरी था। अब मुझे समझ आया वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट जो उसने बनाया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। यो जानना चाहता है ना? और अगर वो पार नहीं कर पाए, जिस पर एमा जवाब देती है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट फेल माना जाएगा और पूरी टीम मारी जा सकती है और कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझा जाएगा। वो थोड़ी हक्का बक्का है, जबकि केलेब सोचता है कि उसने पहले ही सोचा था कि कोई डंजन में 10,000 गोल्ड नहीं लाता। कानून इस तरह बनाया गया था कि जो कोई जिंदा बाहर ना निकल सके उसकी वाट लग जाए। और दोस्त पूछता है, सही केलेब, क्या तुम इन कानूनों के बारे में जानते थे? वो कहता है, हाँ, हर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब पूरा होता है जब तुम डंजन से निकल जाते हो। जिकल फिर ताली बजाता है और कहता है, इससे समझ आता है कि उस कंजूस बटन ने ऐसी डील क्यों कबूल की। लेकिन फिर वो कहता है, अरे बच्चे, तुम यहाँ मरने के लिए बहुत टैलेंटेड हो। बस ऐसे बेहतर होगा तुम जिंदा यहां से निकलो और उस ड्वॉर्फ का सब कुछ लूट लो। हाँ, लगता है वो उनसे पहले निकलने वाले हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट और ओरिल को एक साथ निकलना है ना? तो उन्हें शायद बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है यही बात है। और उनके जाने से पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे जाता है और कहता है कि ये बैकपैक उनके साथी का था। उस वक्त बर्तान चौंकता है और भागता है, जानना चाहता है कि क्या वो एबिसन की बात कर रहा है। वो पकड़ता है और सवाल करता है, सही, उसकी लाश कहाँ है? प्रोटैगनिस्ट कहता है उसने लाश नहीं देखी, उन्हें ये दूसरे ग्रुप से लड़ने के बाद मिला। लोग अब समझते हैं कि क्या हुआ और सोचते हैं कि ये काफ़ी इत्तेफाक है। बर्टन फौरन कहता है, मुझे यकीन है तुम इस बैकपैक को वापस करने के बदले कुछ चाहते हो। और केलेब कहता है कि उसे बस बैकपैक चाहिए, वो लोग उस मरने वाले का कोई भी आइटम रख सकते हैं। ड्वॉर्फ को अजीब लगता है, ये बहुत कम था, लेकिन अगर यही बात है तो ठीक है। वो बेस्टन की चीजें ले लेंगे और उन्हें कुछ खाना देंगे। केलब पूछता है कि क्या वो जल्द ही लाबिरिंथ में वापस आएंगे, और वो कहते हैं अभी के लिए नहीं। उन्हें वाकई निकलना है, शहर जाना है और दूसरा स्क्रोल खरीदना है। वो पहले ही दूसरा स्क्रोल लाए थे, लेकिन अबिसिन पहले ही मर चुका था और जिंदा हो गया था। केलब सोचता है कि ये बंदा डंजन्स में जाना छोड़ सकता है ना? ये बस मुसीबत पैदा कर रहा है। फिर बर्टनैन कहता है कि वैसे भी केलब अबिसिन से लाख दर्जे बेहतर था, उन्हें शुरू से ही उसे रिक्रूट करना चाहिए था। जब वो केलब की तारीफ कर रहे हैं, बेचारी ओरोल के कान लटके हुए हैं, उदास महसूस कर रही है कि वो किसी काम की नहीं थी। लो, अब उसका ड्रामा शुरू। तुम केलेब को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? सब शौक हैं, क्योंकि थ्योरी में मुझे लगता है इसका मतलब है कि वो मर जाएगी, है ना? प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज है और वो समझाती है, अगर एक शख्स तुम्हारे साथ गांव पहुंचता है तो ये काउंट होता है। इस तरह कोई टीम डिलीट नहीं होगी और इसके साथ तुम सब जिंदा निकल जाओगे। केलेब 9500 रखता है, आज़ाद शहरी बनता है और तुम्हारी ग्रुप में शामिल हो जाता है। एमा हालांकि जाहिर सी बात पूछती है ना? वो क्या करेगी? केलेब के साथ जिंदा रहना ही काफ़ी मुश्किल होगा। सोचो अगर वो अकेली हो, वो वहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो जवाब देती है कि उसे लगता भी नहीं कि वो दोबारा एग्जिट ढूंढ पाएंगे। जिस रफ्तार से चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ वैसे भी मर जाएंगे। इसलिए वो केलेब से कहती है, प्लीज़ उसके बारे में ना सोचो और बस चले जाओ। वो बहुत पहले मर चुकी होती और कभी नहीं भूलेगी। असल में वो भूल जाएगी। तुम मर जाओगी और कुछ याद नहीं रहेगा। मेरी प्यारी, दुनिया जालिम है। बर्टन थोड़ा शर्मिंदा एल्फ को कहता है कि उसे समझना होगा कि डंजन के अंदर दूसरी टीम के लोगों को रिक्रूट करना थोड़ा रूड माना जाता है। मैं इस कमीने ड्वार्फ से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वो ये ऐसे कहता है जैसे वो नहीं चाहता, लेकिन फिर वो मुड़ता है और प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि वो उसे ऑफिशियल मेंबर के तौर पर रिक्रूट करना चाहता है। नहीं, रुको। अगर केलेब मान जाता है तो वो ऑफिशियली दोनों को हायर करेगा ताकि वो मुनाफे का 25% प्लस 9500 हासिल करें। मैं बस समझना चाहता हूँ कि सब वहाँ से कैसे निकलेंगे। यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट भी सोच रहा है कि ये ऑफर अजीब तरह से जनरस है। फिर यूरल उसे कहती है कि ठीक है, वो सर्वाइव कर लेगी, वो वहाँ सिर्फ उसकी वजह से नहीं मर सकता। जब वो कहती है कि वो इसे मुस्कुराहट के साथ खत्म करना चाहती है, एक नया मिशन आता है, आवर ग्लास एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। अगर तुम अभी यूरल के साथ रहो तो उसका भरोसा 100% तक पहुंच जाएगा, जैसे वो लटकाए हुए कानों वाली को छोड़ देगा, है ना यार? और सिस्टम समझाता है कि जब वो 80% से ऊपर हो, है ना, एक शख्स का भरोसा,
तो वो अपने टर्न पर उस शख्स को कमांड्स दे सकता है, और टर्न खत्म होने के बाद वो शख्स एक तरह से है ना वापस खुद को कंट्रोल करने लगता है। तो बुनियादी तौर पर वो एक तरह से सबको वहाँ एक ही वक्त में ऑर्गेनाइज कर सकता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये बिल्कुल गेम जैसा है, तुम इवॉल्व होते हो और नई एबिलिटीज़ अनलॉक करते हो, और जाहिर है टीम मेंबर्स को कमांड्स देने वाली ये चीज़ सुपर ओवरपावर्ड है, खासकर ये देखते हुए कि योई सब कुछ मानेगी। वो तुम क्या सोच रहे हो यार? ठीक है, वो नतीजा निकलता है कि ये एक्सट्रीम चीज़ों के साथ काम नहीं करेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर 2 घंटे सांस मत लो। शायद वो सिर्फ बुनियादी चीज़ें बता सकता है, जैसे यहाँ निशाना लगाओ, उस टारगेट को मारो या पीछे कूदो। शायद इसमें भी एक्शन पॉइंट लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़ाई के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता था। ब्रैटन फिर उसे जल्दी जवाब देने को कहता है ना? वो क्या चुनेगा? प्रोटैगनिस्ट वहाँ और सोचना चाहता है, तो वो सोचने के लिए आवर ग्लास एक्टिवेट करता है, सोचते हुए कि दोनों में से कौन सा इंतखाब बेहतर नतीजा देगा। उसे नहीं पता कि इससे उसके मुस्तकबिल में क्या होगा, तो उसे सावधान रहना होगा। एक ऑप्शन में उसके पास आवर ग्लास और एक आर्चर है, दूसरे में वो फौरन डंजन से भाग सकता है और वेटरन्स के ग्रुप में शामिल हो सकता है। सच कहूँ तो मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन यूराल है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जाहिर काम करता है ना? वो उसका हाथ खींचता है और कहता है कि वो ऑफर की कदर करता है, लेकिन जवाब वही है, वो उसके साथ इस डंजन से भागना चाहता है ताकि वो पार कर सके, अब उनके बिना, जैसा प्लान था। ये लूनी ट्यून्स वाले चेहरे वाली एल्फ मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, कुछ गड़बड़ है। हालांकि है ना, बंदे की टीम शॉक में है, पूछती है कि क्या वो सीरियस है। केलेब कहता है हाँ, वो बिल्कुल सीरियस है, जबकि सोचता है कि भले ही ये रिस्की ऑप्शन है, ये बेहतर फैसला है, और वही जो वो लेता अगर ये गेम होती। लंबे अरसे में ओरैल को इवॉल्व करना ज़्यादा मुनाफा देगा, और तो और वो इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि बस उसे वहाँ छोड़ दे। वो पूछती रहती है, जानना चाहती है कि वो क्यों नहीं जाएगा, जबकि वो बस सोच रहा है कि इसके गुनाह के साथ जीना बहुत मुश्किल होगा। अचानक जी को बुलाता है। वो फिर वही करता है ना? गुस्से वाले चेहरे से बुलाता है और फिर जज्बाती हो जाता है। कहता है केलेब सबसे कूल बंदा है जो उसे कभी एमेचर्स में मिला, बिगिनर्स में। वो इनक्रेडिबल है, कोई कुछ नहीं समझता। और बर्टन कहता है कि वो अब केलेब को और भी ज़्यादा चाहता है। एमा कहती है वो वहाँ इमोशनल कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो अगले गेट के बॉस से निपटने का क्या प्लान बनाता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट एक सवाल के साथ जवाब देता है। जानना चाहता है कि क्या वो मकड़ी की लाश अपने साथ ले जा सकता है। उस वक्त ड्वार्फ अपना इरादा बदलता है, कहता है बिल्कुल नहीं। जज्बात एक चीज़ है, पैसा दूसरी चीज़। केलब कहता है वो इसे खरीदना चाहता है और 9,500 के कर्ज में से 1,500 कम करवाना चाहता है। फिर बर्टन पूछता है कि क्या उसका नाम नाया है। उसे रियलाइज़ होता है कि उस कमीने को अभी तक उसका नाम भी नहीं पता। मैं उसकी तारीफ करता हूँ है ना, कहते हुए कि वो बहुत सच्ची लड़की है और वो केलब के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। और ये क्वाड्रुपल फायरबॉल कॉन्जुरेशन से ज़्यादा कूल था, और इसीलिए वो उम्मीद करता है कि वो दोनों जिंदा वापस आए। इसके साथ वो कुछ पोशंस देता है और कहता है कि ये उनके लिए छोटा सा तोहफा है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। जिकल माफ़ी मांगता है, कहते हुए कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है ना? लेकिन जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वो साथ में कुछ पिएंगे। और एमा कहती है कि जैसे ही वो निकलें उन्हें नतानियल के मंदिर जाना चाहिए और प्रीस्टेस एमा को ढूंढना चाहिए। वो वहाँ उनके इनाम के साथ इंतज़ार कर रही होगी। वो कॉन्जर करती है एक नथानियल की ब्लेसिंग और कहती है कि वो खुदा से उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की दुआ करेगी। प्रोटैगनिस्ट जानता है ये ब्लेसिंग अच्छी है, इसमें काफ़ी माना लगता है, लेकिन ये 12 घंटों के लिए सारे स्टैट्स को एक बढ़ा देती है, प्लस कुछ डीके कर्सेस से इम्यूनिटी मिलती है। हालांकि आखिरकार वक्त आ गया है और वो पोर्टल के आमने सामने हैं, हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे हैं, उन्हें याद रखने को कह रहे हैं। 2 गुजरते हैं और पोर्टल पीला हो जाता है। बर्टन एक माना स्टोन निकालता है जो डंजन्स में पोर्टल्स को जल्दी वापस लाने में मदद करता है। तो ये एक तरह से तुम्हारा अच्छा बनना है। अब चीज़ पहले ही लाल है और वो कहता है कि जब वो गुजरें तो उन्हें एडवेंचरस गिल जाना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए, है ना? बर्टन, एक नाम जो उन्हें नहीं भूलना चाहिए। पोर्टल बंद होता है और उराल ज़मीन पर गिर जाती है। अभी भी पूछती है, सही, उसने ऐसा क्यों किया? वो दोनों अकेले अगले बॉस का सामना कैसे करेंगे? भले ही वो तैयार था, वो नोट करता है कि उसके लिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जिस्म इस गेम की लत के सालों में रचा बसा है और उसने पहले ही सब हिसाब लगा लिया है कि वो वहाँ से कैसे निकलेंगे।
फिर वो उसे रोना बंद करने और मकड़ी की टांगे तोड़ना शुरू करने को कहता है। आखिरकार उसका भरोसा 100% तक पहुंच जाता है और अब वो सीधे कमांड्स दे सकता है। खाल फटने की आवाज़ कॉरिडोर्स में गूंजती है और यूराल कहती है कि वो ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे है ना, वो उसके लिए मरने को भी तैयार है, लेकिन वो मदद क्यों नहीं करता और सिर्फ वही इस क्रीचर से ये चीज़ें जमा कर रही है। केलेब कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, तोड़ती रहो, मेरी अपनी वजहात हैं। वो समझाना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा डेक्सटेरिटी है, चीज़ों के सही होने के चांसेस जब वो करती है तो ज़्यादा होते हैं। और तो और वो अभी भी इस एक्सपेंशन एबिलिटी को स्टडी करना चाहता है। उसे आने वाली लड़ाइयों का प्लान बनाना शुरू करना है, इसे मद्देनज़र रखते हुए। और एबिलिटी के आखिर में अब ये कहता है कि मुश्किल एक्शंस या उसकी फितरत के खिलाफ कमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी। उसे नहीं पता कि क्या वो, मिसाल के तौर पर, उसे दोस्तों को लात मारने का हुक्म दे सकता है। नहीं जानता कि क्या वो उसे घूमने का हुक्म दे सकता है, हर जगह फ्लैशेस फेंकते हुए। उसे जल्दी पता लगाना होगा कि वो उस पर क्या लिमिट्स लगा सकता है। जो इस वक्त पूरी खुश है, कहती है कि उसने आखिरकार सारे दांत निकाल लिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है, परफेक्ट, अब उन्हें बस कुछ जहरीले तीर बनाने शुरू करने हैं। वो पूरी खुश है, कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके पास दांत निकालने का ऐसा टैलेंट है। जबकि वो बंदा फिदा है मेरे दोस्त। वो कहता है 1 सेकंड पहले वो रो रही थी, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट देखकर वो इसे ऐसे ही पसंद करता है। बस इजहार कर दो यार, ये चैप्टर 7 है और बंदा पहले ही प्रपोज करना चाहता है। फिर वो समझाता है कि गॉब्लिन के तीर को जहरीली दांत के साथ मिलाकर सही जहरीली तीर बनाने हैं। और नाल कहती है वो लॉजिक समझती है, लेकिन जैसे वो लड़ाई में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी, है ना, तो क्या फ़ायदा। वो समझाता है कि वो समझ नहीं रही, वो ज़्यादा मदद इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसका बो बहुत ख़राब है। उसकी क्लास के लिए आइटम और तीर जो तुम यूज़ करती हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इस डंजन में अच्छा बो नहीं ले पाएंगे। उन्हें बेहतर तीर चाहिए होंगे। ज़रूरी सामान मिलाकर वो ये ख़ास तीर बना सकते हैं, और इस तरह के खतरनाक जहर के साथ एक मामूली बो भी जानलेवा बन जाता है। तंग करने वाली बात यह है कि इस तरह का आइटम कामयाबी से बनाना एक तरह का जुआ है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो गलत हो सकता है, लेकिन अचानक वो पहले ही पूछती है कि क्या ऐसे मिलाना है। वो मुड़ता है थोड़ा, हैं, तुमने ये कैसे किया। वो कहती है, खैर मैंने तीर को पीछे से दबाया और ये काम कर गया। वो सोचता है कि उसके पास आइटम्स बनाने की अजीब महारत है, लेकिन परफेक्ट। अब जबकि उसके पास जहरीले तीर हैं, उसे बस इसे तब तक बचा कर रखना है जब वो हुक्म दे। और अब लैबिरिंथ में वापस चलने का वक्त आ गया है। इसके साथ हम कॉरिडोर्स में चल रहे हैं जब वो आवरग्लास एक्सपेंशन को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो एबिलिटी एक्टिवेट करता है हमेशा की तरह 60 सेकंड्स और 4 एक्शन पॉइंट जाहिर होते हैं। वो उराल को बैकपैक से पानी की बोतल देने का हुक्म देता है, लेकिन अजीब बात है, उसका कोई एक्शन पॉइंट कम नहीं होता। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा। जैसे ही एबिलिटी खत्म होती है, वो बैकपैक के पास जाती है, बॉटल पकड़ती है और वो पूछता है कि वो अचानक क्यों पकड़ा रही है। वो थोड़ी कंफ्यूज जवाब देती है कि वो शायद प्यासा लग रहा था। केलेब मुस्कुराता है। लगता है उसका दिमाग उस एक्शन को करने के लिए कोई वजह बना लेता है, लेकिन उसे समझना होगा कि लड़ाई में ये कैसे काम करता है। और परफेक्ट मौका आता है 2 गॉब्लिन्स के साथ कॉरिडोर के आखिर में। वो एक एक्शन पॉइंट खर्च करता है फायरबॉल कंजर करने के लिए और उसे हुक्म देता है कि पीछे वाले गॉब्लिन की टांग पर तीर मारे। टर्न खत्म होता है और फायरबॉल पहले खत्म होती है और तीर टांग पर लगता है। गॉब्लिन जमीन पर गिरता है। वो पहले ही वॉन्ड लेकर मुंह पर आता है और एक और जलास देने वाला वार करता है। फिर वो पूछता है, तुमने टांग पर तीर मारने का फैसला क्यों किया और सर पर नहीं? जिस पर वो जवाब देती है कि जिस पोजीशन में वो था, टांगे आसान टारगेट लग रही थीं। फिर उसे रियलाइज हो रहा है कि वो वाकई हमेशा कोई बहाना बना लेती है और लगता है बहुत अच्छी तरह बात मानती है। ये वाकई उन सिचुएशंस के लिए एक परफेक्ट ट्रम्प कार्ड होगा जहां वो खुद को बचा नहीं सकता, या मिसाल के तौर पर वो चीज़ें जो सिर्फ एक औरत कर सकती है। तुम इससे क्या कहना चाह रहे हो यार? उसे याद आता है ना, कि वो अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। याइक्स, मुझे इससे डर लग रहा है। केलेब अब टेस्ट करने का फैसला करता है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, वो उसे बिबिन डांस करने को कहता है। जाहिर है ये सही होना चाहिए, एक डांस। कोरिया से, और जाहिर है वो कुछ नहीं करती, बस थोड़ी कंफ्यूज लगती है। वो फिर दोबारा टेस्ट करने का फैसला करता है और उसे किसी भी तरह का डांस करने का हुक्म देता है। वो एक कदम आगे लेती है और शुरू हो जाती है। कौन जाने किस तरह का डांस है। प्रोटैगनिस्ट उसे घूरता है और उसे एहसास होता है कि वो कोई बेवकूफ़ी कर रही है।
फिर वो चला जाता है ये सोचते हुए कि चलो कम से कम काम कर गया है ना। हम कॉरिडोर्स में आगे बढ़ते हैं और ये लड़का हमेशा इस मैजिक को एक्टिवेट करना चाहता है। लानत है इस कंट्रोलिंग आवर के साथ। बंद करो बच्चे। लेकिन नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। फिर से एक्टिवेट कर दिया और उसे वो सब बताने को कहा जो वो डंजन में आने से पहले उसके बारे में जानती थी। वो फिर आती है बिल्कुल दिन की रोशनी की तरह, कुदरती, और कहती है, अब मुझे याद आया कि कश्ती पर तुम उस वजह के बारे में बात कर रहे थे जिसकी वजह से तुम गुलाम बनाए। लगता है तुमने किसी को मारा है। प्रोटैगनिस्ट का गला खुश्क हो जाता है, जानना चाहता है कि उसने किसे मारा। वो कहती है वो ठीक से नहीं जानती, लेकिन उसने सोचा था वो बहुत ज़्यादा डरावना होगा। अच्छी बात है वो बस एक आम इंसान है। उसे यकीन है कि उसके अपने वजूहात होंगे। वो कहता है हाँ, उसके पास बहुत से वजूहात थे, जबकि सोचता है कि अब वो फंस गया। जाहिर है दुनिया में कोई है जो शायद उसे बहुत पसंद ना करे। वो हालांकि इन्फॉर्मेशन देती रहती है, कहती है लगता है उसने फॉक्स रेस के किसी शख्स को मारा है। केलेब को याद आता है कि इस गेम में फॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैजिक में अच्छे और इतने अट्रैक्टिव के किसी को भी लुभा सकें। ये तुम हो यार, इस फरी पसंद को पूरी आबादी पर थोपने की कोशिश मत करो, उल कहती रहती है। कि उसे यकीन है उस औरत ने ज़रूर कुछ भयानक किया होगा जिसकी वजह से उसने उसे मारा। वो बस मुड़ते हैं और चलना शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यार अभी नहीं, चुप रहो। आवा ग्लास घुमाओ और उसे चुप रहने को कहो खुदा के लिए। वो कमेंट करती है, तो यहाँ आने और ग़ुलाम बनने से पहले तुम एक एक्सप्लोरर थे, है ना? मशरिक़ के किसी शहर में। जहाँ तक मैं जानती हूँ, हर ग़ुलामों के ग्रुप में वो हमेशा किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को शामिल करते हैं। तुम शायद इस ग्रुप में वही शख्स थे। अपने पास्ट के बारे में थोड़ा समझने लगा है, और ये भी कि वो इस खास बॉडी में क्यों आया। उस वक्त जैसे ही वो कोने से मुड़ते हैं, वो बड़े एग्जिट गेट के आमने सामने आ जाते हैं। वो हैरान है, सोचता है कि उसे एग्जिट मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी। ये किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। इस दौरान उराल साइड में है और कहती है कि उसे कोई मिला, और चेहरा देखो, ये वो बंदा एबिसन है जो बेहोश है। जाहिर है वो सोल प्रेजर्वेशन मैजिक के असर में है, इसलिए बस ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। उसके चेहरे और बालों से उन्हें यकीन है कि वो किसी अमीर खानदान से था। केलेब कहता है कि हाँ, उस तरह का मैजिक बहुत महंगा होता है, जबकि वो बस आम गुलाम है। यूराइनल मुतासिर है, उसने अपनी आंखों के सामने कभी इस तरह की रेजरेक्शन या ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। केलेब फिर कमेंट करता है कि शायद अगर वो बॉडी ले जाएं तो खानदान अच्छा इनाम दे सकता है। मसला सिर्फ ये है कि इस मामले में बंदे की एक टांग गायब है। वो फिर पूछता है, क्या तुम्हें किसी क्रीचर की आवाज आ रही है जो चबाने जैसी हो? वो कान खड़े करती है और फौरन कहती है, हाँ कोई घिनौनी आवाज है। वो पंख फड़फड़ाने के बारे में पूछता है और वो कहती है नहीं, कोई पंख नहीं है। केलेब कंफ्यूज है। अगर वो काली मक्खी होती जैसा कि ड्वार्फ ने कहा था, तो उसे पंख फड़फड़ाने की आवाज आनी चाहिए थी। वो फिर कहता है उन्हें उस कमरे में देखना होगा जहां से आवाज आ रही है। वो दूसरी तरफ जाती है, कहती है उन्हें दूर जाने की जरूरत भी नहीं, वहां उन्हें एक काला मक्खी का अंडा मिलता है। प्रोटैगनिस्ट इधर उधर देख रहा है और एक अकेला अंडा इस तरह, कुछ गड़बड़ है। अगर एडवेंचरर्स यहाँ लड़े होते तो दीवारों पर कोई निशान होते, लेकिन वहां कुछ नहीं है। बस इस कमरे के बीच में एक अंडा, और कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदलता है और वो पूछता है कि क्या ऐसे केसेस हुए हैं जहां एडवेंचरर्स इस लैबिरिंथ में गायब हो रहे हैं। यूरेनल रुककर सोचती है और कहती है कि एक केस था, किसी का जो पीछे से हमला करता है। एक बंदा जिसे माना जाता है कि अकेले काली मक्खी को मारा, जबकि उसकी पूरी टीम मारी गई। वो जानना चाहती है कि वो इस बारे में क्यों क्यूरियस है, जबकि केलेब कहता है वो जानता था। उसके लिए सबसे बड़े मसाइल में से एक जाहिर हुआ, एक चोर जो मागे के लिए निपटने के लिए सबसे मुश्किल क्लास है। वो फिर पूछता है कि क्या उसने कभी किसी पजेस्ड एडवेंचरर के बारे में सुना है। वो सोचती है और कहती है नहीं। उसे रियलाइज होता है कि वाकई ये इस दुनिया में भी कोई नायाब चीज़ है। यहाँ तक कि उसने भी, जिसने इस गेम के रुइंस को अनगिनत बार साफ किया था, सिर्फ कुछ ही पजेस्ड एडवेंचरर्स के केसेस देखे थे। बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जिनकी रूहें डंजन मास्टर्स ने ले ली हैं और वो इस जगह की खिदमत करते हैं। उनके पास लाइलाज पागलपन का स्टेटस होता है, और मसला ये है कि वो अपनी पुरानी सारी स्किल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब समझ आया कि उन्हें एग्जिट इतनी आसानी से क्यों मिल गया बिना ज्यादा मॉन्स्टर्स के। अर्निल पूछती है कि क्या वो मुसीबत में है, और उसे रियलाइज होता है कि वो उसे डरा रहा है।
ये सबसे बुरा ऑप्शन था। हालांकि वो वाकई थोड़ा परेशान था। वो फिर उससे रिलैक्स करने को कहता है कि उसके पास वो है तो कोई खतरा नहीं है। अगले चैप्टर में हम बार में हैं और बर्टन कह रहा है कि वो सच बोल रहा था। ओ यार, बस करो मेरे दोस्त, तुम कह रहे हो तुम्हें एक बंदा मिला जिसने बिना एक लफ्ज बोले 4 स्पेल्स एक साथ कॉन्जर किए। ये सदी का जीनियस होगा या ऐसी चीज जो कभी देखी नहीं गई। बर्टन कहता है अगर वो यकीन नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन वो सच बोल रहा है। जिस पर वो बंदा कहता है ठीक है, जब तुम्हारा लेजेंडरी दोस्त आए तो तुम वापस आना। वो बियर मग फेंकता है और बर्टन कहता है उसने अभी ऑर्डर भी नहीं किया। जिस पर बारटेंडर मजाक करते हुए कहता है ये बिल्कुल उसके दोस्त जैसा है, ये साइलेंट कॉन्जुरेशन है। ड्वार्फ गुस्से में आता है और पीता है, इस कमीने को मारना चाहता है। कुछ देर बाद बार वाला बंदा पूछता है और जिकल, उसने कैसा किया? बर्टन समझाता है ओह वो इतना बुरा नहीं था, उसका एक्सपीरियंस ठीक है और उसकी स्किल्स अच्छी हैं। दोस्त कहता है जाहिर है वो अच्छा है, उसी ने इस शख्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। काफी एक्सपीरियंस के साथ वो अगला बैकस्टैबर बन जाएगा, जो उस बंदे का नाम है जो जाहिर है पजेस्ड है का। बर्टन कहता है खुदा के लिए अगर बैकस्टैबर सबसे मशहूर लोगों में से एक है, बेचारा जीकिल उस बंदे से मुकाबला नहीं कर सकता जो अकेले 2 लोगों को दूसरी मंजिल तक ले गया। बस शर्म की बात है कि उस टैलेंट वाले को फौरन डंजन मास्टर ने पकड़ लिया। जब वो अफसोस कर रहा होता है, अचानक दरवाजे पर कोई आता है बर्टन को बुलाते हुए, और ये परेशान माँ आ गई। मेरा बेटा कहाँ है एबिसन? क्या ये सच है मेरा लड़का मर गया? बर्टन मुड़ता है, ये सच है। बदकिस्मती से वो अकेले एग्जिट ढूंढने गया और काली मक्खी ने काट लिया। तो तुम जानती हो, मुझे लगता है ख़त्म हो गया। औरत शौक में है, पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है। बेचारी बेहोश हो जाती है, कहते हुए कि उसने उसे ख्याल रखने को कहा था। वो इस मिशन पर ऐसे कैसे मर सकता है? भाई हालांकि माँ को शांत रहने को कहता है। वो अभी भी सोल प्रिजर्वेशन मैजिक के असर में है। वो फिर साइड में देखता है और कहता है बुरेनन सुनो, मैं जानता हूँ एबिसन की मौत तुम्हारी गलती नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बर्टनवान खानदान इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इसे इस तरह ख़त्म होने दे। तुम्हारे पास पहले से रेस्क्यू प्लान था, है ना? बर्टनवान बस जवाब देता है रिलैक्स, सोल प्रिजर्वेशन 1 हफ्ते चलती है तो उसे जिंदा करना आसान होगा। स्क्रोल 2 या 3 दिन में आ जाएगा और फिर हम उसके पीछे जाएंगे। वाह, उन्हें डंजन में लाश ढूंढनी पड़ेगी। याइक्स। बंदा पूछता है कैसे, और बर्टन दिखाता है कि उसके पास उसका एक आइटम है, तो बस मैजिक यूज करके। खोए हुए आइटम्स को ट्रैक करने की बात है। प्लैटिनम बालों वाला बंदा पूछता है उसे वो कैसे मिला, और बर्टन कहता है एक खास जीनियस मेग ने उसके लिए ढूंढा। बंदा क्यूरियस है और बार के पीछे वाला बंदा कहता है हाँ, वो जीनियस मेग, वो गुलाम जो 1 सेकंड में बिना कुछ बोले 4 स्पेल्स कॉन्जर करता है। ये पागल ड्वार्फ मानता है कि ये शख्स एग्जिस्ट करता है। जाहिर है कोई यकीन नहीं करता। बंदा पहले ही सोच रहा है खुदा के लिए उस लेवल के टैलेंट वाला गुलाम क्यों होगा, और वो बर्टन को कहता है कि कम अज कम इन बेवकूफ़ मजाकों को बंद करो। माँ क्लैरेंस को दूसरी तरफ सोचने को कहती है। अगर कोई जीनियस मेज है तो शायद वो लाश ढूंढने में मदद कर सकता है। जिस पर बर्टान कहता है ये मुमकिन है उसका ग्रुप 2 लोगों का था। क्लैरेंस हालांकि मुड़ता है और कहता है हूँ, एक ग्रुप गुलाम और 2 लोगों के साथ उस मंजिल पर। साफ है उनके पास उन्हें बचाने का कोई चांस नहीं है। चलो, खुदा के लिए जो कोई लाश लाए उसके लिए इनाम रख दो। जब वो ये कह रहा होता है, वहां एक मगरमच्छ चमकती आंखों के साथ जो फौरन खड़ा होता है और जानना चाहता है कि वो कितना पे करेंगे। ये काउंटर अटैक्स वाले हैं। वो तीसरी मंजिल पर काम करते हैं। वो बर्टन के बेवकूफ़ ग्रुप की तरह अनाड़ी नहीं है, लेकिन क्लैरेंस ने उसे घूरा और चुप रहने को कहा, और मगरमच्छ शौक में था। वो वहीं से अपने बाकी ग्रुप के पास भाग गया। अगर तुम इतने सख्त हो तो अंदर जाओ और अपने भाई को खुद बचाओ। वो कहता है कि इस सिचुएशन में पैसों से चीज़ें हल करने की कोशिश करना बस अजीब लोगों को अट्रैक्ट करेगा। माँ अभी भी जानना चाहती है ना? तो हम इसे कैसे हल करेंगे? वो लड़का मेरी बात मानेगा यार। वो कहता है वो खुद वहां जाएगा बर्टन के ग्रुप के साथ। मुझे लगता है मैंने भी यहाँ आवरग्लास एक्टिवेट कर लिया है। बर्टन कहता है खैर, अगर 5वीं मंजिल का मैग हमारे साथ जाए तो यह आसान होगा। क्लैरेंस बस जवाब देता है कि बिल्कुल वो जा रहा है। वो अपने भाई को लाएगा, और इसके अलावा वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि ये जीनियस विज़र्ड कौन है। बेचारा केलेब, वो अभी लैबिरिंथ से निकला भी नहीं और पहले ही उसकी तलाश शुरू हो गई है,
और ये बड़े मुंह वाला तंग करने वाला ड्वार्फ आदमी सबको उसके बारे में बताना बंद करो। वापस इंस्टाग्राम फेमस बंदे के पास। वो ओराल को हार ना मानने को कहता है। वो पूछती है वो किस बारे में बात कर रहा है। वो कहता है मैं जानता हूं हमें ड्वार्फ के ग्रुप का इंतजार करना है, लेकिन जब तक हमारे पास ये लार्वा है जो भूख से 1-2 दिन में मर जाएगा हम ठीक हैं। क्योंकि वो फ्लोर लीडर का बच्चा है तो कोई भी दूसरा मॉन्स्टर जो उसकी बू सूंघेगा वो फौरन भाग जाता है। नुकसान ये है कि जिस सेकंड वो मरेगा सब नोटिस करेंगे और हिलना शुरू कर देंगे। वो फिर पूछती है कि क्या उन्हें बस अगले एग्जिट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कहता है ये नामुमकिन होगा अगर वो बैकस्टैबर बंदा वाकई आज़ाद है, सबको मार रहा है, उनके लिए नामुमकिन है। केलेब के दिमाग में सबसे अच्छा प्लान ये था कि वो दोनों इस बंदे को ढूंढ लें और उस पर हमला करने में कामयाब हो जाएं। ये मुश्किल होगा, हालांकि वो कमज़ोर नहीं है। अर्नल हालांकि इनसिक्योर है, पूछती है कि क्या उनके पास वाकई उस बंदे को हराने का कोई चांस है जो सबसे बेहतरीन माना जाता है। वो कहता है हाँ एक रास्ता है, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल होगा। वो बहादुर एक्साइटेड होकर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो कहता है ठीक है फिर, लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ी इंटेंस होने वाली है। कुछ वक्त बाद धमाके हो रहे हैं। गॉब्लिन्स सब शॉक में हैं, इलेक्ट्रोक्यूटेड, सर में गोली लगी हुई। केलेब कहता है वो अब से नर्क जैसी ट्रेनिंग से गुजरेंगे। पहला मकसद कम से कम 100 गॉब्लिन्स मारना था। इसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। तीर, फायरबॉल्स, इलेक्ट्रोक्यूटेड बेचारे क्रीचर्स सब पिट रहे हैं। पहली मंजिल के छोटे क्रीचर्स पर वो बेईमानी वाली फॉर्मेशन जिनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस मंजिल पर लिमिट 5 है और 4 वो हैं जो उन्होंने बॉस को मारने के बाद हासिल किए। उन्हें बस मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए फार्म करना है, क्योंकि इस लेवल 5 में एक और स्किल अनलॉक करने की सलाहियत है। इसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक स्टोन्स जमा करेंगे। इसके साथ वो यूरिल को कहता है कि अब वो गॉब्लिन शमान का शिकार करेंगे। वो इस मंजिल पर वाहिद क्रीचर है जो कुछ स्क्रोल्स ड्रॉप करता है, और लड़का रुकता नहीं। वो जल्दी में फार्म करना चाहता है। रात हो चुकी है, बेचारी लड़की ज़मीन पर थकी हुई है। केलेब हालांकि खुश है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, जबकि ओराल कहती है वो उस लार्वा जैसा महसूस कर रही है जो कमज़ोर होता जा रहा है। वो रिवील करता है कि हाँ, इस मामले में सिचुएशन खतरनाक भी है, क्योंकि वो जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो कहती है उनके पास ऑप्शन है कि वो अबिसम को क्रीचर को खाने के लिए दे दें, है ना? इस तरह वो ज़्यादा देर तक चलेगा। जिस पर वो जवाब देता है कि उस एबिलिटी के साथ महफूज बॉडी को क्रीचर को खाने के लिए देना पागलपन होगा। ये सबसे बड़े जुराइम में से एक था। इसके अलावा उन्हें खुशकिस्मती से वो सारे आइटम्स मिल गए जो उन्हें चाहिए। और ऑर्क बैरल को पानी से भरा देखती है, सोचती है कि है ना, ये ज़रूर उसके प्लान का हिस्सा होगा। वो कहता है हाँ, सब कुछ लगभग तैयार है, अब आराम करते हैं क्योंकि जल्द ही हम थोड़ी गड़बड़ करेंगे। वो लेट जाता है कहते हुए कि ठीक है फिर। वो पहले सोने जा रहा है और वो करीब आती है जो वो नहीं जानता, है ना। कमीना हमेशा पहले क्यों सोता है? कोई वजह होगी, क्योंकि वो सोचता रहता है वहाँ, है ना, कि उसे दोनों को लेवल अप करने के लिए सोना पड़ेगा और इसके अलावा प्लान्स बनाने के लिए। जितनी जल्दी वो सोएगा उतने ही वो मजबूत होंगे, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो कहता है वो उसे मज़ीद 30 मिनट सोने देगा और इसके साथ वो पूरी खुश हो जाती है, कहती है ठीक है फिर। वो मुड़ती है, उसे जल्दी सोने को कहती है और वो कहता है